गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का काइनेमेटिक्स में ये थर्ड लेक्चर होगा। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। एक छोटा सा ब्रीफ में दे दूं तो काइनेमेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स का एक सब पार्ट है, जिसमें हम किसी भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। बॉडी मोशन में होती है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी रहती है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड। बस हम क्या चीज नहीं कंसीडर करते हैं, बॉडी मोशन में है तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस फोर्स के बारे में हमें कंसीडर नहीं करना है। यही डिफरेंस होता है काइनेमेटिक्स में। मैकेनिक्स के इस सब पार्ट काइनेमेटिक्स में यही डिफरेंस होता है कि हम फोर्स के बारे में कुछ नहीं सोचते। बॉडी मोशन में जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई तो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, कुछ तो होगा, उस पर कोई फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा, तभी वो बॉडी मोशन में है। लेकिन हमें फोर्स से कोई मतलब नहीं होता है। और यही काइनेमेटिक्स से जब हम आगे बढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ पे जाएंगे, तो हम फोर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली ये काइनेमेटिक्स का मतलब है कि हम बॉडी मोशन में होगी और हमें ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व का मतलब है हमें कैलकुलेट करना होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दीज थिंग्स कैलकुलेट करनी होगी। और फर्स्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स के बारे में बताया था। सेकंड लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग आ जाते हैं फिजिक्स पार्ट में। मतलब काइनेमेटिक्स का एक्चुअल लेक्चर आज से हम लोगों का शुरू होगा। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं जो लोग नए जुड़ रहे हों उनको मैं बता दूं मेरे बारे में। माई सेल्फ JP सिंह, MSc फिजिक्स फ्रॉम IIT जोधपुर। मेरी वेबसाइट jprphysics.com। एंड आप मेरे लेक्चर को अगर आप सर्च करना चाहते हो तो जस्ट टाइप करो यूट्यूब पे JPR फिजिक्स अकेडमी, मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। और मेरी ये कोशिश है कि मैं कंप्लीट फिजिक्स जो है वो कंप्लीट फिजिक्स इस तरह से यूट्यूब पे डालूं कि मैं बहुत ज़्यादा किसी कोचिंग का नाम भी नहीं लेना चाहता, कुछ भी नहीं कहना चाहता, बट जो हाई रैंकिंग कोचिंग है, जिनको आप कोटा या जो भी जो सुन रहे हो, वो जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो सारा कुछ मटेरियल फ्री ऑफ कास्ट में यूट्यूब पे डाल दूँ। बस मुझे आपसे चाहिए इतना कि एटलीस्ट प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। क्या आपको और चाहिए, मेरे लेक्चर में क्या कमियां हैं। जैसे कल एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा हिंदी में पढ़ाइए ताकि हिंदी मीडियम वालों के लिए समझ में आए। मैंने पूरी प्लानिंग की है, मैं हिंदी मीडियम के लिए अलग से सेपरेट पूरा लेक्चर अपलोड करूँगा ताकि हिंदी मीडियम को कोई दिक्कत ना होने पाए। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बेटर समझ सकता हूँ कि हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज से मैं जो भी लेक्चर दूंगा उसमें काफ़ी कुछ मैं वैसे तो हिंदी में बोलता ही हूँ, टर्म्स को जो भी इंग्लिश के टर्म्स हैं उनको मैं एक बार हिंदी में भी रिपीट कर दूंगा। और जस्ट थोड़ा सा आप लोग आदत डालिए, क्योंकि आप जैसे ही आगे जाएंगे तो सब कुछ इंग्लिश में होता जाएगा। तो अब वेलोसिटी टर्म्स क्या है, मैं सब कुछ तो हिंदी में बोल रहा हूँ, जस्ट वेलोसिटी को वेग आप लोग जान रहे हैं, अभी तक वेग पढ़ रहे हैं। अब आदत डाल लीजिए कि वेग के बजाय उसको वेलोसिटी भी जानिए, त्वरण को एक्सेलरेशन भी जानिए, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट भी जानिए। तो इससे आपको हेल्प रहेगी, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जस्ट हम आ जाते हैं अपनी क्लासेस पे, कोचिंग पे, मतलब लेक्चर पे। तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों को सबसे पहले आप लोग 9th ऑनवर्ड 8th पास किए होंगे। 9th से ही गति के समीकरण, मोशन के इक्वेशन जो हैं आप लोग देखे होंगे, B = U + AT जैसे इक्वेशन, ये 9th में आप लोग पढ़े होंगे। B = U + AT, S = U2 + ½ AT², B² = U² + 2AS। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे A एक्सेलरेशन है, T टाइम है, U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे जो S होता है, जनरली लड़कों स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन ये होता है कि ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये गति के तीनों समीकरण, 3 या 4 समीकरण है, nth सेकंड में तय की गई दूरी, वो मैं अभी करा दूंगा। तो जितने भी गति के समीकरण हैं, मोशन के जितने भी इक्वेशन हैं, इनमें ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन, मतलब ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, S जो है वो डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। डिस्टेंस, सपोज दैट कि कोई भी बॉडी एक कर्व में मूव कर रही है, A से लेके और B तक गई, तो ये कर्व जिस कर्व पे मूव
की उस कर्व की लेंथ को तो हम डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ए बी, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है जिस कर्व में वो मूव कर रही होती है उस कर्व की लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है। जैसे अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, सपोज दैट की बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ए से चली और फिर से ए पे पहुंच गई, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका? तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 0। यानी जब कोई बॉडी सर्कुलर मूव कर रही होगी तो उस समय डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस कहें कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल की, तो डिस्टेंस मतलब होता है जिस कर्व पे मूव की है उस कर्व की लेंथ। अगर ये सर्कल में मूव की है, सपोज दैट कि सर्कल की रेडियस r है, तो इसका सर्कमफेरेंस, परिधि जो होती है, सर्कमफेरेंस वो हो जाएगा डिस्टेंस। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, डिफरेंस यही होता है कि डिस्टेंस का मतलब होता है बॉडी जिस कर्व पे मूव कर रही है उस कर्व की लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे, और बॉडी के इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन, सपोज दैट की बॉडी यहां से मूव की और बॉडी फाइनल पोजीशन यहां पे पहुंची, तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन में आप ज्वाइन कर दीजिए, या ऐसे कह लीजिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट कही जाती है। तो डिस्टेंस जिस कर्व पे मूव की, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो जो ये गति के समीकरण, मोशन के इक्वेशन है तीनों, यहाँ पे जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इन गति के समीकरण से जो जब फाइंड करते हैं, सपोज दैट कि s फाइंड कर रहे हैं, तो s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट आता है फाइंड होके निकल के। अब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होते हैं? तो बॉडी अगर किसी एक्सिस के अलाउंग मूव कर रही है, सपोज दैट कि 1 डायमेंशनल मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन में किसी लाइन के अलाउंग जब बॉडी मूव कर रही है a से b, तो उस समय इसकी लेंथ जिस भी कर्व के अलाउंग बॉडी मूव कर रही है उस कर्व की लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। तो चूंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन की है, इसलिए बॉडी की लेंथ जो है ये लाइन की लेंथ हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस भी सेम ही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट वो भी सेम है ए बी, और जिस कर्व के अलाउंग मूव की, तो कर्व तो स्ट्रेट लाइन है, वो भी सेम है। तो जब बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन करती है और स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। तो ये जो गति के समीकरण होते हैं, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन जनरली आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे स्ट्रेट लाइन मोशन ही दिए जाते हैं, या तो बॉडी अपवर्ड मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, या एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव करेगी, या वाई एक्सिस के अलाउंग मूव करेगी, तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। लेकिन अगर वही जब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम आते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन में आते हैं, जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, तो वहां पे बॉडी किसी कर्व के अलाउंग मूव करती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग हो जाता है। क्योंकि बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो कर्व की लेंथ डिस्टेंस हो जाती है, और इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, और दोनों डिफरेंट हो जाती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब कराएंगे तो वहां पे अलग सेपरेट वीडियो, इसके बाद जो लेक्चर 3 आएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे आएगा, वहां हम उस चीज को और डिस्कस करेंगे। यहां इतना जान लीजिए कि अगर बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर बॉडी किसी कर्व के अलाउंग मूव कर रही है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। मोशन की जो इक्वेशन है, यहाँ पे जो हम s ये यूज कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि डिस्टेंस, मींस डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर ये एक्सेलरेशन है, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो अगर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे पॉजिटिव, अगर ये डिसेलरेशन है, बॉडी रिटार्डेशन में है, तो उस समय यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है।
मतलब ए अगर पॉजिटिव है, चूंकि ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी, ये भी इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, इसीलिए इन पे वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर का सिंबल लगाया जाता है। मतलब ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड रखती है। इनकी अपनी मैग्नीट्यूड भी होता है, इनका अपना डायरेक्शन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। जैसे ए टू बी ये डिस्प्लेसमेंट है और इसका डायरेक्शन क्या है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव की है, मींस डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है लेकिन डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये गति के जो इक्वेशन है, ये मोशन की जो इक्वेशन है, ये डेराइव होके कैसे आते हैं, तो हम लोग इस पे आ जाते हैं। उससे पहले एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी। इसको तो हम डेराइव करा ही रहे हैं, उससे पहले एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। इसमें जनरली कंपटीशन में क्वेश्चन भी आता है और स्टूडेंट गलती भी करते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि सपोज दैट की बॉडी 10 सेकेंड तक 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव की, फिर अगले 10 सेकेंड वो 20 मीटर पर सेकेंड, नोट कर देते हैं। सपोज दैट कि पहले 10 सेकेंड वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव की, उसके बाद अगले 10 सेकेंड वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव की, फिर अगले 10 सेकेंड वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव की। अब आप फाइंड करिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है कि वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, ये वेलोसिटी है, और टाइम को ऐड कर देंगे, मतलब टोटल वेलोसिटी v1 इसको उन्होंने एज्यूम किया कि ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है। तो आमतौर पे स्टूडेंट जो करते हैं वो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन टोटल टाइम, तो 10 10 10 मतलब 30 सेकेंड। ये तरीका गलत होता है। इसमें आपको करना क्या है, फार्मूला यही लगाना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर बॉडी 10 सेकेंड तक 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव की है या वेलोसिटी से मूव की है, तो 10 सेकेंड अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव की है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मींस डिस्प्लेसमेंट कितना, वो कैलकुलेट करिए। इस 10 सेकेंड में वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव की, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। फिर इस 10 सेकेंड में वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव की, तो वो डिस्टेंस कवर करिए। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कह सकते हैं। अगर मैं बार बार डिस्टेंस कह दे रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बॉडी स्टेट, यहां मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूं, तो जब वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होती है। तो फार्मूला तो ये होता है, फार्मूला आपको यही याद रखना है। लेकिन बॉडी वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो यहां पे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इस 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मींस ये क्या हो जाएगा 100 मीटर। फिर ये 10 सेकेंड को 20 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब ये 200 मीटर। अगले 10 सेकेंड वो 30 मीटर, इसका मतलब है वो 300 मीटर। अब इनको ऐड करेंगे और टोटल टाइम 30 सेकेंड से डिवाइड करेंगे, वो होगा हमारा 100 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 30। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है। मैंने शुरू में अपने लेक्चर में, जब जो मेरा फर्स्ट लेक्चर रहा होगा या सेकंड लेक्चर जो रहा होगा, उसमें मैंने ये कहा है कि फिजिक्स जो होती है वो कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है, वो जस्ट फार्मूले पे नहीं आता, आपको डेफिनीशन में जाना होता है। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनीशन ही है
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां आपको ये फार्मूला नहीं लगा देना है b1 प्लस b2 b3 अपॉन 30 जो आमतौर पे करते हैं। जो फार्मूला है उसमें अगर इस तरह से दिया है तो पहले आप डिस्टेंस उनकी कैलकुलेट करिए, मींस डिस्प्लेसमेंट उनकी कैलकुलेट करिए और उसके बाद इस फार्मूले में पुट करिए, वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी में हमेशा आप याद रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन में आमतौर पे इस पे क्वेश्चन आ जाता है और कंफ्यूज करने के लिए वो दोनों ऑप्शन दे देगा। तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने जो कैलकुलेट किया है वो सही है, मतलब b1 प्लस b2 प्लस b3 डिवाइडेड बाई टाइम जब करेंगे वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वो भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप तो आमतौर पे जैसे ही आप गलती करेंगे b1 प्लस b2 प्लस b3 अपॉन टोटल टाइम, तो आपको चूंकि ऑप्शन मिल जाता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है कि नहीं मेरा तो सही है और आप टिक करके चले जाते हो। तो जस्ट आपको डेफिनीशन पे ज्यादा ध्यान देना है कि डेफिनीशन क्या है। अगर एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनीशन क्या है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये फार्मूला आप नोट कर लो, मैं अब कर रहा हूं। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो मोशन के इक्वेशन हैं उनको डेराइव कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ई टी। अच्छा यहां से ध्यान रखिएगा कि जैसे बॉडी एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रही है, वाई एक्सिस के अलाउंग मूव कर रही है, ये एक्सेलरेशन है। लेकिन बॉडी जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वहां पे हम ए की जगह पे जी रख देते हैं। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम b इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसका मतलब है कि बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही है, क्योंकि उस समय जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगी तो उस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो ये कैसे निकल के आता है, तो इनका डेरिवेशन जो है वो डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम लोग करते हैं। तो आमतौर पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कहें तो ये हो जाता है dB अपॉन dt, मीन्स dB अपॉन dt इक्वल्स टू a, एक्सेलरेशन। अब ये स्मॉल टाइम इंटरवल है, ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है। स्मॉल टाइम इंटरवल को इस तरफ ले जाएं तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि dB इक्वल टू a dt। अब इसी को इंटीग्रेट किया जाता है। अब इंटीग्रेशन को हमने कहा था कि एरिया होता है, तो a dt का मतलब है ये एरिया देगा हमें, और ये एरिया क्या होगा, ये dB चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां से इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। जब यहां पे लिमिट आपको पुट करनी होगी, जब टाइम हमारा 0 है तो उस समय बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। सपोज दैट कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जब टाइम 0 तो सपोज ये dB जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी u है। जब टाइम t तो उस समय वेलोसिटी सपोज दैट कि v है। अब ये इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे आप और लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। इस माइनस यू को इस तरफ ले जाइए, b इक्वल टू यू प्लस, ये आया आपका मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। ये x डायरेक्शन या y डायरेक्शन में, यहीं पे dB अपॉन dt, अगर बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही है तो ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो dB अपॉन dt इक्वल्स टू g। तो जहां पे a है वहां पे g रख देंगे। ये फार्मूला जस्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा b इक्वल टू यू प्लस। ये फर्स्ट इक्वेशन जो कोई आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन कैसे निकल के आती है, तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव किया u प्लस ए टी। अब अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा तो a की जगह पे g रख दीजिएगा, b इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। इस वेलोसिटी को हम
अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना चाहें, सपोज दैट कि s डिस्प्लेसमेंट है, तो s डिस्प्लेसमेंट है तो ds अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हुआ? वेलोसिटी। तो यहां पे वेलोसिटी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ds अपॉन dt। तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt इक्वल टू u प्लस at। dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ds इक्वल टू u dt प्लस at dt। अब फिर से इनको इंटीग्रेट कर देंगे। जब टाइम हमारा जीरो है, जब टाइम हमारा जीरो है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जस्ट टाइम हमारा जीरो है, जब बॉडी स्टार्ट ही नहीं की है, तो उस पोजीशन को हम जीरो मान सकते हैं, क्योंकि वहीं से बॉडी स्टार्ट हो रही है मूव करना। तो जब टाइम जीरो है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट, बॉडी मूव ही नहीं की है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जीरो होगा। सपोज दैट कि टी टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ds मतलब चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो उस समय s, जब टाइम t मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा s, इसको सॉल्व करेंगे तो ut प्लस, अब इसको आप लोग बायो के जो स्टूडेंट हैं t dt, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हाफ at। अब यही बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही होगी तो a की जगह पे आप g रख दोगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर थर्ड इक्वेशन करते हैं। dB अपॉन dt इक्वल टू a। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम मींस एक्सेलरेशन। अब इसी में थोड़ा सा हम रिसफल करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप लोग बताइए मुझे। dB अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt इक्वल टू a। ds से ds कैंसिल हो गया, dB अपॉन dt सेम चीज है, मींस dB अपॉन dt को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अभी हमने बताया कि ds अपॉन dt क्या होता है? ds मींस स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस या स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये वेलोसिटी होती है, तो ds अपॉन dt को हम v लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा v dB अपॉन ds इक्वल्स टू a। अब इस ds से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा b dB इक्वल टू a ds। दोनों तरफ इंटीग्रेशन। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, इसमें लिमिट पुट करनी पड़ती है, तो जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, सपोज दैट कि बॉडी जहां से स्टार्ट कर रही है मूव करना, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज दैट कि u है। जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया, उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू as। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as या b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही होगी तो a एक्सेलरेशन की बजाय यहाँ पे हम g रख देंगे, तो b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। यही एक्सेलरेशन जब रिटार्डेशन हो जाता है, तो चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, रिटार्डेशन हो गया, मोशन अपवर्ड हो रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस। ये तो हुआ आपका मोशन के तीनों इक्वेशन। अब इनको तो डेरिवेशन करना आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। 9th में जस्ट आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया जाता, तो किसी और मेथड से कराया जाता है। जब इंटर में आप पहुंच जाते हो तो उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मेथड से करा दिया जाता है। अब हमने जब पढ़ाया था इंटीग्रेशन, तो हमने आपको सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का जस्ट मतलब होता है एरिया। और वहां पे हमने एक वर्ड कहा था, से बोला था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जस्ट हमें एरिया फाइंड हो रहा है। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें जो निकल के आ रहा है वो एरिया निकल के आ रहा है। अब वो एरिया क्या है
ये हम फिजिक्स में देखेंगे। तो आज यहाँ पे हम देखते हैं कि जस्ट हमने अभी आपको फर्स्ट इक्वेशन आपको आप लोगों को लिखा ds अपॉन dt, ये क्या है v। तो फर्स्ट इक्वेशन को ही देख लेते हैं, dB अपॉन dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन। तो dB इक्वल्स टू a dt को हम लोग देख लेते हैं थोड़ी देर। सपोज दैट कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है हमारा, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम, ये ओरिजिन है 0। सपोज दैट कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो कांस्टेंट टाइम, मतलब एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो कांस्टेंट है। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही तो बनेगा, मतलब टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करता जा रहा है, एक्सेलरेशन हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ये लेंथ कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें a और t के रेस्पेक्ट में, तो कोऑर्डिनेट हमारा x y एक्सिस पे कैसे होता है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x, y। यहाँ पे a वर्सेस t ग्राफ है ये, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a, t होगा। तो यहाँ पे a डिस्टेंस मतलब 5 है, t क्या है 0, तो जस्ट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 0। यहां पे हम आते हैं, सपोज दैट कि ये टाइम जो है वो 5 सेकंड है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब है x एक्सिस, x एक्सिस। कोऑर्डिनेट हमारा जो होता है वो x, y एक्सिस। तो t, a, t, a। तो यहां पे t हमारा क्या है, इस ओरिजिन पॉइंट पे t हमारा 0 है और a क्या है एक्सेलरेशन, y एक्सिस पे लेंथ, तो ये हो गई 5। एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेट होता है वो x, y, x एक्सिस पे लेंथ, y एक्सिस पे लेंथ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो t x एक्सिस पे कितना मूव किए हैं 5 सेकंड, तो यहां का कोऑर्डिनेट हो गया 5, 5। तो अब अगर यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप हम लोग लेते हैं, छोटी सी स्ट्रिप, सपोज दैट कि ये dt है, तो ये जो रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, हाइट इसकी, तो हाइट कितनी है 5 और विड्थ इसकी dt, तो 5 इंटू dt मतलब 5 इंटू dt, वही तो इसका एरिया आया। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन की बजाय हम इसको a कह दें, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी हाइट कितनी हो गई a हो गई। अब a जो भी हो, 5 मीटर पर सेकंड हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन जो भी होगा, तो ये हाइट इसकी a हो गई और इसकी विड्थ कितनी हो गई dt। तो इस छोटे से स्मॉल स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, वो a इंटू dt, मतलब ये हमें एरिया मिला। अब a इंटू dt क्या है, a इंटू dt यहां से क्या निकल के आया, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने कहा था कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमने यहां पे इंटीग्रेशन किसका किया था, हमने यहां पे इंटीग्रेशन किया था dB इक्वल टू a dt। तो ये जो इंटीग्रेशन किया था वो क्या निकल के आया, जस्ट वो यहां से देखिए, तो ये चेंज इन वेलोसिटी, मतलब अगर इसका हम एरिया निकाल लें तो वो चेंज इन वेलोसिटी आएगी। और चेंज इन वेलोसिटी किसकी आएगी, ये स्ट्रिप जहां से शुरू हो रही है उसमें और जहां पे स्ट्रिप खत्म हो रही है उनके बीच जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, मतलब यहां पे जो वेलोसिटी होगी और यहां पे जो वेलोसिटी होगी उनके बीच जो चेंज आएगा वो आएगा इसका एरिया कैलकुलेट करने पे। तो अगर हम कहें कि यहां पे सपोज दैट की वेलोसिटी u है और 5 सेकंड बाद यहां पे वेलोसिटी बताइए, तो हम क्या करेंगे, इतने का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। वो एरिया क्या देगा, इस वेलोसिटी का माइनस इस वेलोसिटी। तो मींस यहां पे dB क्या हो गया, ये जो एरिया आया वो चेंज इन वेलोसिटी आया। अगर टाइम को हम कहें कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब 0 हो रहा है तो उस समय वेलोसिटी कितनी होगी u,
यहाँ पे जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब टाइम हम यहाँ पे आए तो टाइम t हुआ, तो उस समय वेलोसिटी जो भी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जो भी होगी वो हो गई b। तो ये हमारा निकल के आया b माइनस u। तो मीन्स हमने जो कहा था कि a dt का हम जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो एरिया क्या सिग्निफाई करेगा, क्या देगा, तो वो निकल के आता है इस फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कि a dt का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो निकल के आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम इंटरवल में, dt टाइम इंटरवल में। तो अगर यही dt को हम सपोज दैट कि t टाइम में चेंज कैलकुलेट करना चाहेंगे, t टाइम में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुई, तो ये जो वेलोसिटी b माइनस u आएगी वो t टाइम में चेंज इन वेलोसिटी आएगी। तो मींस इंटीग्रेशन का ये होता है कि इंटीग्रेशन हमें जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एरिया निकाल के देता है। जिसका भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, a dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये एरिया निकाल के देगा हमें, एरिया। अब वो एरिया क्या निकल के आएगा, क्या सिग्निफाई करेगा, वो यहां से हमें देखना रहेगा कि a dt का सिंबल सिग्निफिकेंस क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि जस्ट t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, तो हम जस्ट इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे और चेंज इन वेलोसिटी वही हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन से ये फाइंड होता है। अब हम लोग इसके बाद सेकंड लेक्चर पे आएंगे, ये थर्ड लेक्चर है हमारा, और फोर्थ लेक्चर पे आएंगे तो हम और ग्राफ पे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इस पे जो है कम से कम 10-12 हमारे लेक्चर होंगे और ग्राफ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो पाए। एंड होप कि आज आप लोग को जो हमने पढ़ाया है काइनेमेटिक्स का जस्ट हमने स्टार्ट किया है। आज हमने मोशन के तीनों इक्वेशन आपको बताए, तीनों इक्वेशन कैसे डेराइव होते हैं, और जो इंटीग्रेशन करते हैं तो जस्ट उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि वो इंटीग्रेशन से क्या निकल के आता है। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, और वो एरिया क्या दे रहा है वो हमें यहां से देखना है ग्राफ पे। तो अब जब ग्राफ पे और क्वेश्चन कराएंगे, और ये तो जस्ट एक इंट्रो था, आज के इस लेक्चर को समझ लीजिए कि काइनेमेटिक्स का जस्ट एक इंट्रो। अब हम लोगों का यहां से शुरुआत, सफर तय होगा कि काइनेमेटिक्स को, और ग्राफ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नीट और IIT JEE में आते हैं, तो ग्राफ पे खूब अच्छे क्वेश्चन करने हैं हमें, ताकि हमें समझ में आ जाए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हम एक्चुअली में क्या फाइंड करते हैं और कैसे हमारे लिए चीजें अचीव होती हैं। तो लेक्चर 4 को आप लोग अटेंड करिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और काइनेमेटिक्स मेरा जब पूरा कवर हो जाएगा तब आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि मेरी 2 चैप्टर कंप्लीट हुए, डायमेंशनल एनालिसिस, और जब काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए और किस तरह से हम अपने लेक्चर को इम्प्रूव करें। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पर एहसान होगा आपका। जस्ट आपसे मुझे इतना ही चाहिए, मैं तो आपसे कुछ ले भी नहीं रहा हूँ, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फिजिक्स का लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। और खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो रिमोट एरिया को बिलोंग करते हैं, जो बहुत हाई रैंकिंग कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, उनको वो सारी चीज़ें, वो सारे डीप मटेरियल जो कि हाई रैंकिंग कोचिंग में डिलीवर किए जाते हैं, वो सारा कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करूँगा। पूरा लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूंगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो रिमोट एरिया को बिलोंग कर रहे हैं। तो